इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे समस्त किसान भाई बहनों का स्वागत है आज की इस चौपाल में। और स्वीकार कीजिए योगेंद्र भैया और पीयूष भैया की राम राम। और पीयूष भैया आपको भी हमारी राम राम। राम राम भैया। और देखिए ना, हमारे सभी किसान भाइयों की गेहूं की फसल अच्छी बढ़वार की स्थिति में है भैया। इस बार मार्च अप्रैल में तो ये लोग कटाई भी कर लेंगे। हाँ। फिर खेत खाली हो जाएंगे, तो उसमें हमारे बहुत सारे किसान भाई जिनके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है वो मूंग की खेती भी कर सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही खरबूजों का मौसम भी आ रहा है भैया। हाँ। तो उसके लिए भी तो तैयारी कर सकते हैं। हाँ भैया। जायद के मौसम में खेतों को भी तैयार करना होता है और बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। बिल्कुल योगेंद्र भैया। और बहुत से हमारे किसान भाई तो खेत को पूरी तरह से तैयार भी कर लेते हैं, लेकिन समय कम होने के कारण फसल नहीं लगा पाते। इसलिए आज हम बात करेंगे कि खरबूजा और जायद की तैयारी कैसे करें। साथ ही चर्चा करेंगे ग्रीष्मकालीन मूंग की उन्नत खेती पर। और इस सब के साथ होंगे हमारे किसान भाई बहनों के लिए मनोरंजन के लिए लोकगीत और लोक भजन भी। बिल्कुल। मेहमान क्रम में आज हमारे साथ होंगे नितिन सातपुते छिंदवाड़ा, जिनसे हम बातचीत करेंगे फूलों की खेती पर। बिल्कुल। और भैया एक बात और है जिस पर हमें ध्यान देना है ना। ये तो हुआ हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, लेकिन एक बात और है जिस पे हमें विशेष ध्यान देना है कि मौसम में अचानक परिवर्तन आ रहा है। हाँ। कभी बादल हो रहा है, आज ही देखिए बहुत तेज बादल था। हाँ। तो कहीं तेज धूप हो रही है। इस वजह से अजीब सा माहौल हो रखा है। बिल्कुल। जिसके कारण संक्रामक बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, उल्टी, दस्त, बुखार वगैरह अधिकांश घरों में हो रहा है। जिससे बचने के लिए हमें ध्यान रखना होगा अपने शरीर का, अपने खान पान का। बिल्कुल। जैसे पानी ज़्यादा पिए और बाहर की खुली चीज़ों को खाने से परहेज करें। बिल्कुल। याद रखें कि अब हमारा शरीर की जो प्रकृति है वो बदल रही है। हाँ। और गर्मी के कारण में खाना पचाने की जो क्षमता है वो धीमी हो जाती है। खासकर मैदा और उससे बनी चीज़ें, फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल नहीं खाएं। और फिर शादियों में तो भैया ये आजकल चलन हो गया है ना, इसीलिए अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए ही खाएं पिएं। बिल्कुल। सलाद का उपयोग आप दैनिक रूप से करें। ककड़ी, मूली, गाजर, चुकंदर, प्याज, टमाटर, इन्हें रोज मुख्य जो आपका भोजन है उससे पहले खाएं। हाँ। और तो योगेंद्र भैया, ये बातें तो हमारी चलती रहेंगी। अब रुक कर लिया जाए एक बढ़िया से भजन की ओर और सुन लिया जाए सुरेखा नामदे की आवाज में ये लोक भजन। बिल्कुल भैया, ये लोकगीत हम सुनेंगे। चलिए सुनते हैं ये लोकगीत आज की हमारी बात से पहले। श्रोताओं, इस लोक भजन के बाद चलिए अब हमारी आज की बात करते हैं खरबूजा और जायद की तैयारी पर। किसान भाइयों, खरबूजा जो ककड़ी परिवार का सदस्य है, भारत में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इसकी खेती मुख्य रूप से शुष्क मौसम यानी कि जायद के मौसम में की जाती है। ये भारत की महत्वपूर्ण सब्जियों वाली फसल है। इसे कई अच्छी मानी जाने वाली किस्मों में भी माना जाता है। खरबूजा ईरान, अनाटोलिया और अर्मीनिया का मूल है। खरबूजा विटामिन ए और विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। इसमें 90% पानी और 9% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। भारत में खरबूजा उगाने वाली सब्जियों में पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। बिल्कुल।
और हमारे यहाँ भी तो भैया कितनी ज़्यादा मात्रा में खरबूजा होता है हाँ। है ना। ये फल जितना मीठा होता है उतना ही स्वादिष्ट भी होता बिल्कुल। है, जिसके कारण इसे ताजे रूप में खाया जाता है ना। गर्मियों के दिन में तो हम देखते हैं कि हमारे छिंदवाड़ा में चारों तरफ हर दिशा में तरबूजे और खरबूजे की दुकानें लगाई जाती है ना। भैया खरबूजे में उच्च मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। इसके बीजों में लगभग 40 से 45% तक का तेल होता है और औषधि दृष्टिकोण से भी खरबूजा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भैया, बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसकी जलवायु और मिट्टी के बारे में। खरबूजा एक शुष्क जलवायु में उगने वाला पौधा है। इसकी खेती भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विशेष रूप से जायद के मौसम में होती है। अच्छी उपज के लिए बालू दोमट मिट्टी आदर्श मानी जाती है, जिसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यह पौधा अधिक नमी को पसंद नहीं करता और मिट्टी का जो पीएच मान है वो लगभग 6 से 7 के बीच होना चाहिए। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। तो किसान भाइयों, खरबूजे की बीजों की बुआई से पहले खेत की अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि बीजों की वृद्धि अच्छी तरह से हो सके। खेत को 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर से समतल किया जाना चाहिए और अंतिम जुताई के समय 4 से 5 टन गोबर की खाद को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला लेना चाहिए। उत्तरी भारत में बुआई फरवरी के अंत में और मार्च तक कर ली जाती है, जिसे जायद का मौसम भी हम कहते हैं। हाँ भैया। और पीयूष भैया, आजकल हम खेतों में खरबूजे उगाने लग गए हैं। आपको पता है, पहले के समय से काफ़ी समय से नदियों के किनारे में रेत में ये तरबूजे और खरबूजे उगाए जाते हैं। हाँ भैया, बिल्कुल। किसान भाइयों, अब हम आपको बताते हैं इसकी बीज की मात्रा और बुआई के तरीके के बारे में। खरबूजों की बुआई के लिए हमें लगभग 600 से 800 ग्राम बीज प्रति एकड़ का उपयोग किया जाता है। बुआई से पहले खेत की नमी की जांच करना बहुत ही आवश्यक है। बीजों को खेत में क्यारियों में लगभग 0.5 से 1 मीटर की दूरी पर बोना चाहिए, जिससे पौधों के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। बिल्कुल भैया। लगभग 23,334 पौधों के उत्पादन के लिए हमें लगभग 250 प्रोट्रे की आवश्यकता होती है, जो कि 1 हेक्टेयर के लिए ऊंचे बिस्तर वाली एकल पंक्ति प्रणाली में 1.5 मीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। बिल्कुल, है ना। 30 सेंटीमीटर के अंतराल पर 120 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले बिस्तरों को आप उठाएं और पौधों को प्रत्येक बिस्तर के केंद्र में रखें। बिल्कुल। सीधी बुआई या रोपाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर चिन्हित रस्सियों का उपयोग करके पौधे के साथ 1.5 मीटर की दूरी पर और उठाए गए बिस्तर एकल पंक्ति प्रणाली में 30 सेंटीमीटर के अंतराल पर रख सकते हैं। बिल्कुल भैया। अब हम अपने किसान भाइयों को बताते हैं फसल की कटाई के बारे में। बिल्कुल। किसान भाइयों, हरा मधु किस्म की कटाई उस समय करें जब फल पीले रंग के हो जाएं। दूसरी किस्मों की कटाई मंडी की दूरी के अनुसार की जाती है। यदि मंडी की दूरी ज़्यादा हो तो जब फल हरे रंग का हो तभी कटाई कर देनी चाहिए। यदि मंडी नज़दीक हो तो फल आधा पकने पर ही कटाई करनी चाहिए। बिल्कुल। और अब कटाई के बाद की स्थिति। तो किसान भाइयों, कटाई के बाद फलों का तापमान और गर्मी कम करने के लिए उन्हें ठंडा किया जाता है। फलों को उनके आकार के हिसाब से बांटा जाता है। खरबूजों को कटाई के 15 दिनों के लिए 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है और इसके बाद जब यह पूरी तरह से पक जाता है तो इसे 5 से 14 दिनों के लिए 0 से लेकर 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी रखा जाता है। बिल्कुल भैया। तो भैया, ये तो हो गई हमारी आज की बात खरबूजा और जायद की तैयारी पर। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं।
यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। श्रोताओं, इस संदेश के बाद अब सुनते हैं मेहमान क्रम में आज नितिन सातपुते जी छिंदवाड़ा से आपको बातचीत करवाएंगे योगेंद्र भैया जी की, और वो हमें जानकारी देंगे फूलों की खेती पर। किसान भाइयों, आज हमारे साथ है फूलों की खेती करने वाले युवा प्रगतिशील किसान नितिन सातपुते, जो कि छिंदवाड़ा में रहते हैं। आइए इनसे जानते हैं फूलों की खेती के बारे में कि कैसे ये फूलों की खेती करते हैं और किस तरह से ये फूलों की खेती के द्वारा एक अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं और खेती को लाभ का धंधा बना रहे हैं। नमस्कार नितिन जी। जी नमस्कार। नितिन भैया, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपकी कितने एकड़ खेती है और कहाँ पर है, और वहाँ की जलवायु कैसी है, पानी की कैसी क्या व्यवस्था है? जी, मेरी खेती करीबन 8 से 9 एकड़ है। कुआं है, कुआं से पानी की सिंचाई करते ड्रिप के द्वारा। ड्रिप, बस ओनली ड्रिप। स्प्रिंकल में क्या है, पानी थोड़ा ऊपर साइड रहता है तो ऊपर से नहीं हो पाता उसमें। तो ड्रिप के माध्यम से आप फूलों की खेती में पानी देते हैं? जी। तो अभी आपके खेत में कौन कौन से फूल लगे हुए हैं? एक सेवंती है और एक डेजी है। 2 प्रकार के अपन फूल लगाते हैं। डेजी और सेवंती के फूल लगाते हैं। तो डेजी और सेवंती के फूल ये जो लगाने का जो विचार है, ये आपको कहाँ से आया और कब से आप लगा रहे हैं? फूलों की खेती कब से कर रहे हैं आप? काफ़ी समय से कर रहे हैं। हमारे दादाजी भी यही करते थे।
अच्छा। तो उन्हीं से प्रेरित होकर हम वही समय से करते आ रहे। तो अब के समय में आपको लगता है कि आप जब फूलों की खेती कर रहे हैं तो आपको इसमें अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है, कहाँ बेचते हैं ले जाके? जी जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा मुनाफा हो जाता है। प्रति एकड़ में हमारा समथिंग 1 से 1.5 लाख 2 लाख समथिंग निकल जाता है। 1 से 2 लाख की आपकी बचत हो जाती जी। है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के लिए ये प्रेरणा की बात है कि फूलों की खेती से एक अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो नितिन जी, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप खेत की तैयारी कैसे करते हैं और किस तरह से बेड तैयार करते हैं, किस तरह से उनको लगाते हैं? जी, पहले तो अपन जुताई करते हैं। हाँ। जुताई के बाद उसमें अपन ड्रिप वाले घाड़ खिंचाते, बड़े जो रहते 4 फीट के, जी। उनकी ऊंचाई करीबन 2-3 फीट रहती है और चौड़ाई करीबन 4 फीट होती है। बिल्कुल। और फिर उस पर ड्रिप डालते हैं हम। ड्रिप डालने के बाद उसमें गोबर खाद उसके ऊपर बिछाया जाता है। जी। बिछाने के बाद रोपा हम लगाते हैं उसमें। तो रोपा हम नवंबर से दिसंबर के समय में लगाते हैं। नवंबर से दिसंबर जी, के समय। नवंबर से दिसंबर के समय में लगाते हैं तो उसमें रोपा लगाया जाता है। तो ये रोपा जो है काफ़ी हद तक हमें यहाँ नहीं मिलता है, बाहर से बुलाना पड़ता है, तो उस हिसाब से काम होता है उनका। तो ये जो रोपा आप बाहर से मंगवाते हैं, कहाँ बाहर से मंगवाते हैं या बीज मंगवाते हैं? जी जी, बीज आता है इनका। बीज आता है, फिर उनको डालना रहता है। डालने के बाद कम से कम 3 महीना समथिंग वो रोपा आने में समय लगता है। तो बीज की बुआई आप खुद ही करते हैं, रोपा खुद ही तैयार करते हैं। तो रोपा लगाने के बाद फूलों की खेती में और क्या ध्यान रखना पड़ता है? जैसे आपने रोपा लगा दिए, रोपाई कर दिए पौधों की, इसके बाद क्या करना पड़ता है? जी, फिर 15 दिन बाद का रहता है खरपतवार को निंदाई करवाना पड़ता है। फिर खाद डालना पड़ता है, यानी जो अपने स्थिति से जो अपने को बेस्ट लगे वो खाद अपन उनको देते हैं। अच्छा। और फिर 15 दिन के बाद की प्रोसेस ये रहती है, जैसे कीड़ा हो गया, इल्ली हो गई, मावा ज़्यादातर लगता है उसको, तो मावा के कारण अब हमें उसमें स्प्रे 8 से 10 दिन के बीच में करना पड़ता है। महुआ कीट लगता है? महुआ कीट लगता है। अच्छा। ब्लैक कलर का। दवाइयों का इस्तेमाल करके और उसमें निजात मिल जाता है? जी जी। अच्छा, तो जैसे आप फूलों की खेती लेते हैं, उसके बाद अच्छी तरह से फूल आ गए, तो ये लगभग कितना समय लग जाता है फूल को आने में, पूरी तरह से मतलब परिपक्व होने में? जी, इसका समय 3 से 4 महीना रहता है। यदि आपने नवंबर दिसंबर में लगाया तो आपको मार्च तक फूल मिलेंगे? हाँ, फरवरी मार्च तक आपको फूल मिल जाता है। इसकी प्रोसेस बहुत लंबी रहती है, हालांकि ये काम बहुत कम लोग करते। जैसे आपने नवंबर दिसंबर में लगाया तो मई जून तक चलता है, जुलाई तक भी चल जाता है कभी कभी। यानी कुछ समय सिचुएशन रहती है, बारिश कभी समय पे पहले आ गई तो उस समय ख़त्म हो जाता है वो। अच्छा, बारिश के पहले ही आपको करना पड़ता है? हाँ, बारिश तक ख़त्म हो जाता है। अच्छा, जब ये पौधे लगते हैं फूलों के, तो क्या एक ही बार में पूरी फूलों की तोड़ाई हो जाती है या थोड़े समय समय पे हर दिन करते हैं या हर हफ्ते करते हैं, किस तरह से करते हैं? वो समय समय पे होती है। जैसे एक एरिया अभी तोड़ लेते, एक एरिया कल तोड़ते, एक एरिया परसों, तो इस हिसाब से एरिया वाइज एरिया चलते रहता है अपना। तो उसके बाद फिर निरंतर आते रहते हैं फूल और फिर बिक्री लगातार होते रहती है? जी जी, निरंतर आते रहते, बिक्री होते रहती है। समय समय पे उसको, जैसे कभी सीजन आ जाता है तो समय समय पे पूरा तोड़वाना पड़ता है। तो ये कहाँ ले जाकर बेचते हैं आप? छिंदवाड़ा में ही बेचते हैं इसे अपन, तो काफ़ी अच्छा अपन को इसमें रेट अच्छा मिल जाता है। और अगर कभी कभी अगर जाने क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो अपन नागपुर सेल करते हैं। अच्छे भाव मिल जाते हैं आपको? जी जी। इसके अलावा जब आप, जैसा कि आप बता रहे थे कि खाद और उर्वरक भी आप इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो जैविक खाद का भी इस्तेमाल करते हैं आप? जी जी, जैविक खाद का फर्स्ट टाइम किया जाता है। गोबर खाद डालते हैं, फिर जाके अपन पौधा लगाते हैं वहाँ। जैविक खाद जरूरी है। तो जैविक खाद, जैसे आपने बोला कि गोबर खाद डालते, तो गोबर खाद उसके लिए बनाना भी पड़ता है, तो क्या पशुधन भी है आपके पास? जी जी, पशुधन भी है। कितने गाय भैंस वगैरह हैं आपके पास? सर, मेरे पास करीबन 6 गाय है। भैंस तो मैं पालता नहीं शुरू से। अच्छा। 6 गाय है मेरे पास। तो गाय है तो स्वाभाविक है कि दूध भी होता होगा, तो इसका उत्पादन करने के बाद कहाँ बेचते हैं, क्या भाव मिल जाते हैं आप? ये दूध का जो रहता है हम डेयरी में देते हैं, सरकारी डेयरी में। अच्छा। वहाँ से हमको 35 रुपये 36 रुपये समथिंग रेट मिल जाता है पर लीटर का। बिल्कुल। अच्छा नितिन जी, ये जो डेजी और सेवंती के जो फूल हैं वो किस उपयोग में लाए जाते हैं? ये फूल अपन पूजा के लिए, जयमाला, हार बनाने के लिए, अदर चीज़ों के लिए लाया जाता है। मतलब बहुत सारे उपयोग अलग अलग भी होते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने फूलों की खेती के बारे में दी। आप अपने किसान भाइयों से, छिंदवाड़ा के किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे अंत में, कि फूलों की खेती के लिए वो भी अग्रसर हों, वो भी अपने खेतों में फूल लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं? जी, खेती तो फूलों की सभी को करना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट को देखते हुए काफ़ी हद तक अभी की डेट में फूल अत्यंत आवश्यक हो चुका है।
यूरेज भी अच्छा निकलता है और प्रॉफिट भी काफ़ी हद तक, मार्जिन भी अच्छा आपको मिल जाता है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी नितिन जी आपने, और हमारे किसान भाई भी अब इस बात को ध्यान रखेंगे कि वो अपनी परंपरागत खेती के साथ साथ फूलों की खेती को भी महत्व दें और अच्छा खासा लाभ कमाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने मेहमान क्रम के अंतर्गत सुने फूलों की खेती पर नितिन सातपुते छिंदवाड़ा से योगेंद्र साहू की भेंट वार्ता। बिल्कुल, और आइए आप सुनते हैं एक संदेश। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। दरवाजे साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं आ। दरवाजे साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं आ। समधी चटकी ले चढ़ आए, समधी चटकी ले चढ़ आए अपनी बहन की कैया। थोंद बढ़ाए आए मानो 2 दिन बाद हो भैया। दरवाजे साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं आ। दरवाजे साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं आ। दरवाजे साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं आ। सवासा संग में उनके आए, सवासा संग में उनके फूफ सीट पेटी मुइया। दरवाजे साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं आ। दरवाजे साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं आ। दरवाजे साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं आ। सभी बाराती जनवासे में, सभी बाराती जनवासे में बैठे छीले घुइया। दरवाजे साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं आ। दरवाजे साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं आ। दरवाजे साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं आ। दाढ़ी मूछे धर दाई गहने, दाढ़ी मूछे धर दाई गहने फहराए रही है चोटैया। दरवाजे साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं आ। दरवाजे साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं आ। दरवाजे साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं आ। साड़ी चोली पहना देवा तो साड़ी चोली पहना देवा पे जान पड़े न गोसैया। दरवाजे साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं आ। दरवाजे साजन आ गए री मेरे मन के कहीं नहीं आ। और किसान भाइयों, अभी आपने लोकगीत के अंतर्गत जो सुना उसमें आवाज़ थी सरजू बाई की। और आइए
अब हम जुड़ जाते हैं हमारी आज की चर्चा से। बिल्कुल। चर्चा का विषय है ग्रीष्मकालीन मूंग की उन्नत खेती। बिल्कुल योगेंद्र भैया। किसान भाइयों, देश भर में इस समय किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई में जुटे हुए हैं। मूंग की खेती भारत में दलहनी फसलों में अहम स्थान रखती है और ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में भी बहुत सहायक होती है। बिल्कुल। लेकिन अच्छी उपज के लिए सिर्फ सही समय पर बुआई ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि पौधों को संतुलित पोषण देना भी ज़रूरी है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मूंग की फसल में कुछ खास पोषक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे पैदावार और गुणवत्ता दोनों में सुधार हो सकता है। बिल्कुल किसान भाइयों, मूंग की अच्छी उपज के लिए 5 जरूरी पोषक तत्व हैं, जिसमें से कि पहला है कैल्शियम, जो कि पौधों की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है और नाइट्रोजन अवशोषण में मदद भी करता है। इसके बाद नंबर आता है फास्फोरस का। जड़ों की बढ़वार और फूलों के निर्माण में यह बहुत काम आता है और बीज उत्पादन में भी सहायक होता है। बिल्कुल। इसके अलावा यदि हम बात करें सल्फर की, तो ये प्रोटीन निर्माण और नाइट्रोजन संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद किसान भाइयों, बोरान जो होता है वो जड़ों में ग्रंथियों के विकास में काम आता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी मदद करता है। और पीयूष भैया, जिंक जो होता है वो पौधों में प्रोटीन निर्माण करता है और बीजों की संख्या बढ़ाने में सहायक होता है। बिल्कुल सही कहा आपने योगेंद्र भैया। किसान भैया, उर्वरक का सही उपयोग ही बढ़ाता है उत्पादन। मूंग की खेती में संतुलित पोषक तत्वों के साथ सही उर्वरक का चुनाव भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ही टाटा स्टील ध्रुवी गोल्ड खाद एक बहुउद्देशीय उर्वरक है, जो कि 11 पोषक तत्वों का मिश्रण प्रदान करता है और धीरे धीरे घुलकर पौधों को लंबी अवधि तक पोषण देता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस खाद का उपयोग मूंग, लहसुन, प्याज, गन्ना, गेहूं और सरसों जैसी फसलों के लिए काफी प्रभावी साबित हुआ है। बिल्कुल। और अब पीयूष भैया बात कर लेते हैं भूमि चयन और मिट्टी की तैयारी की। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, मध्यम से भारी दोमट मिट्टी जो है वो मूंग की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान जो है वो 6.5 से 7 के बीच होना चाहिए। बिल्कुल। बुआई से पहले पलेवा यानी सिंचाई करने से खरपतवार नियंत्रण और पीला मोजिक वायरस की समस्या कम होती है। बिल्कुल भैया। अब हम अपने किसान भाइयों को बताते हैं मूंग की खेती के लिए सही तकनीक अपनाएं। किसान भाइयों, मूंग की बुआई से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करना जरूरी होता है। साथ ही ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए अप्रैल माह सबसे उपयुक्त माना जाता है। पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी और पंक्तियों के बीच लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए, ताकि पौधों को उचित पोषण और जगह मिल सके। अब सिंचाई प्रबंधन की यदि बात करें तो ग्रीष्मकालीन फसल में 10 से 15 दिनों के अंतराल पे 3 से 4 सिंचाई जरूरी है। पहली सिंचाई 15 से 20 दिन बाद और अन्य जो है वो फूल आते समय और फलियां बनते समय। बिल्कुल भैया। और खरपतवार और नियंत्रण, कीट नियंत्रण की हम बात करें तो बुआई के तुरंत बाद पेंडिमिथालिन का छिड़काव करें और सफ़ेद मद्दी जो कि मोजेक रोग फैलाती है, इसके लिए डाइमिथियोड का प्रयोग करें। और गर्मी के मौसम में मूंग की खेती कम समय में अधिक लाभ देने वाली फसल है। सही समय पर बुआई, उचित बीज चयन, संतुलित खाद और सिंचाई प्रबंधन से किसान भाई अधिक अपनी उपज भी और मुनाफा भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हुई हमारी आज की चर्चा ग्रीष्मकालीन मूंग की उन्नत खेती। और अब एक बार फिर जुड़ जाते हैं मनोरंजन क्रम से और चलते चलते एक छोटा सा लोकगीत सुन लेते हैं। बाबूलाल बाबूलाल तेल की मिठाई, बाबूलाल बाबूलाल तेल की मिठाई, सागर की कुलिया में फेरी लगा। बाबूलाल बाबूलाल तेल की मिठाई, बाबूलाल बाबूलाल तेल की मिठाई, सागर की कुलिया में फेरी लगा। अरे हीरा भी ने कीरा, हीरा भी ने कीरा और मकुंडी भी ने बेर, हीरा भी ने कीरा और मकुंडी भी ने बेर, झुरझुरु के कांटे लग गए सब बगर गए बेर, भैया सब बगर गए बेर। बाबूलाल बाबूलाल तेल की मिठाई, बाबूलाल बाबूलाल तेल की मिठाई, सागर की गुलिया में फेरी लगाए। बाबूलाल अरे न तू न खोले, न तू न खोले, नंग नंग बोले, न तू न खोले। और किसान भाइयों, अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो मैं योगेंद्र भैया और मैं पीयूष जैन
कहते हैं राम राम, जय जवान, जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।